लास्ट हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने बैक्टीरियल में लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात की थी, जो हमारे पास जो है क्या था, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर था, फिर ऑडिटरी कैनाल थी, एंड देन वी वर हैविंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फ्रंकल क्या होता है कि वो जस्ट हमारे हेयर फॉलिकल्स का जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है और लोकलाइज्ड होता है, उसको हम फ्रंकल कहते हैं, और स्टेफ ऑरियस की वजह से हो रहा होता है। अब जो हम बात करने लगे हैं वो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना की है। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में डिफ्यूज वर्ड ही डिफरेंट है, जो आपको बता रहा है कि इसमें जो इन्फेक्शन होगा ना वो हमारे सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तक नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ से वो हमारे पास पिन्ना की तरफ भी स्प्रेड कर जाएगा और हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ भी स्प्रेड कर जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वो हमारे बाहर पिन्ना तक भी आ जाएगी और हमारे अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी जाके इन्वॉल्व कर लेगी। ठीक है, तो ये इसकी कॉज क्या होती है, जो लोग होते हैं ना गर्म इलाकों में, ठीक है, उनके अंदर और स्विमर्स के अंदर ये कॉमन होता है। गर्म इलाकों में क्या होता है, जब गर्म इलाकों में रहते हैं आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। जब उनको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो उनकी जो पीएच होती है वो एसिडिक से अल्कली में अल्कलाइन पीएच चेंज हो जाती है। ठीक है, कान की, तो जब कान में अल्कलाइन पीएच होती है तो आपको पता है बहुत से पैथोजेंस होते हैं वो हमारे एसिड की वजह से किल हो रहे होते हैं। तो अब वहाँ पे अल्कलाइन पीएच हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो पैथोजेंस होंगे वो वहाँ पे ईजिली ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली जो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना की कॉज होती है वो ट्रॉमा हो सकता है, या दूसरा ये कि वहाँ पे हमारे पास पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं जिन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रॉमा का क्या कॉज हो सकता है। आप मतलब बहुत से ऐसे लोग आप सोचे आपने देखे होंगे कि दादी नानियाँ अक्सर काढ़ी होती हैं, हेयर पिन्स पकड़ के, मैच स्टिक्स पकड़ के अपने कानों में जो है ना घुसा रही होती हैं। ठीक है, सो इन केसेस में हमारे पास क्या होता है कि या स्विमिंग के बाद हमारे पास क्या होता है कि जो अंदर कान के अंदर जो है ना वो ट्रॉमा हो जाता है। ठीक है, जब वहाँ पर ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से फिर ईजिली मतलब जहाँ पे भी स्किन रप्चर होगी तो वहाँ पे ईजिली हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर घुस सकेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉज होता है। अब हमारे पास इसमें कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इसमें भी हमारे पास स्टेफ ऑरियस होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रंकल में था, लेकिन इसके अलावा सुडोमोनास भी हो सकता है, बैसिलस प्रोटियस भी हो सकता है और ई कोलाई भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली हमारे पास जो इन्फेक्शन होते हैं वो स्प्रेड मतलब मिक्स्ड होते हैं ना, ट्रॉमा हुआ, ठीक है, हमने वो अंदर नीडल्स वगैरह मारी, ट्रॉमा हुआ, ईज़िली हमारे सारे ऑर्गेनिज़म्स मिल के जो है ना पार्टी करने के लिए अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं होता क्या। ये देखें, ये हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, आपको रेड रेड नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है पार्टी करने के लिए घुसे हुए हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास बाहर एक्सटर्नल ईयर तक भी स्प्रेड कर जाएगा और हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर जाएगा डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना शो हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये देखें, यहाँ पे भी डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ हुआ है यहाँ पे शो। ठीक है, और ये हमारे पास था। सो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि सेकेंडरी टू इन्फेक्शन हो जाए, मिडल लेयर में था हमारे पास इन्फेक्शन, वहाँ से स्प्रेड होके हमारे जो है वो एक्सटर्नल लेयर में आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनको डॉक्टर ने कुछ एयर ड्रॉप्स दिए होते हैं तो उनसे उनको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, लाइक उनको पहले से क्रोनिक सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया था, ये एक्चुअली हमारे पास इन्फेक्शन होता है ऑफ द मिडल ईयर। तो ये वही चीज़ होती है कि उसके लिए डॉक्टर ने उनको कोई एयर ड्रॉप्स दिए थे, उसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी हो गई और एलर्जी की वजह से उनका बाहर एक्सटर्नल ईयर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं वो क्या आते हैं इसमें कि हमारे पास ये एक्यूट भी हो सकता है, ये क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट फेज़ में क्या होता है, एक्यूट फेज़ में याद रखना जो करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है वो ये कि पेशेंट को जो है ना हॉट बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा था कान जैसे रेड हुआ हुआ था पूरा, तो एक्यूटली अगर हो ना तो पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा ना ऐसे जलन होती है कान के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसको पेन होती है, और पेन किस तरह से इंक्रीज़ होती है, उसी तरह जैसे वो मूव करने अपने जॉ को मूव करने की कोशिश करेगा तो वो हमारे पास होगा। अब ईयर जो है उसके अंदर से सीरियस डिस्चार्ज हो रहा होगा जो बाद में थिक और पुरुलेंट हो जाएगा। ठीक है, पुरुलेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो मीटर लाइनिंग जो है वो इन्फ्लेम हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा था वहाँ पे हमारे पास जो है अ, अब देखिए इतना कुछ हमारे कान के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो रहा है। ठीक है, और सीवियर केसेस में क्या होता है कि जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे फ्रंकल्स में हुए हुए थे। उसके बाद क्रोनिक फ़ेज़ क्या होगा, क्रोनिक फ़ेज़ में पेशेंट को जो है वो ख़ारिश होगी बहुत ज़्यादा, इरिटेशन होती है, इचिंग ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है, उलझन होना। ठीक है, और फिर उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो इचिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये हमारे पास क्रोनिक फ़ेज़ में होता है। ठीक है,
जिसकी वजह से फिर हमारे पास जो है जहाँ पे जो डिस्चार्ज आता है वो हमारे पास कांटी हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, मतलब अब डिस्चार्ज ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो पहले हमारे पास सीरियस था फिर म्यूकस हुआ, मतलब प्यूरुलेंट हुआ, और अब उस क्रोनिक फेज़ में वो डिस्चार्ज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, क्रस्ट बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि अब वो स्केलिंग हो जाएगी वहाँ पे कान के अंदर, ठीक है। और स्किन जो है वो कभी कभार हमारे पास मतलब पूरी इस तरह हो सकती है कि मीटर स्टिनोसिस कर दे, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाए कि हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो बंद हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। ये पेशेंट का कान है। अब हमने ये देखा कि हमारी जो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो किसकी वजह से हो रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास हमने जो है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं गर्म इलाकों में, उनको स्वेटिंग हुई, उसमें से अल्कलाइन मीडियम बना, पैथोजेंस वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गए, या ट्रॉमा हुआ, उन्होंने अंदर अपनी कुछ मारा, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ये शुरू हो गया। अब ये स्प्रेड करके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ भी जा रहा है, बाहर इना को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। फिर हमने देखा कि एक्यूट फेज़ हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट फेज़ में पेशेंट को यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जलन होगी, ठीक है। और क्रोनिक और यहाँ पे जो पस पहले हमारे पास सीरियस डिस्चार्ज आ रहा होगा, फिर पस आ रही होगी, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी एक्यूट फेज़ चल रही है। लेकिन जब हमारे पास क्रोनिक फेज़ होगी तब पेशेंट जो है वो उसको ख़ारिश शुरू हो जाएगी, उसको उसको जो है वो इचिंग होगी, उसको इरिटेशन होगी, ठीक है। याद रखना डिफरेंस, एक्यूट में हमारे पास पेन है, एक्यूट में हॉट बर्निंग सेंसेशन है। क्रोनिक में क्या है, क्रोनिक में हमारे पास दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, मतलब सॉरी डिफरेंट हो गई हैं, जो वो क्या है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है। सो हमने जब देखा तो जो कान के अंदर से जो अब पूर्ण डिस्चार्ज नहीं आ रहा होगा, अब स्कैंटी हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे हमारे पास क्रस्ट बनना शुरू कर देंगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्रस्ट बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो होता है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। अब ये फ्रंकल से देखें कितना डिफरेंट है। फ्रंकल ने जस्ट इधर एक घोंसला बनाया हुआ था बस छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा स्प्रेड हुआ हुआ है। सो इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एयर टॉयलेट करेंगे सबसे पहले तो, मतलब एयर टॉयलेट मतलब सारा कुछ साफ़ करेंगे, अंदर जो भी हमारे पास जो है गंद हुआ हुआ है, सो उसको हम साफ़ करेंगे। फ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना का जो आपने ट्रीटमेंट लिखना होता है ना, वो दो केसेस में लिखना होता है, दो तरह से, ठीक है। एक्यूट ट्रीटमेंट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट में क्या मसले थे, पेशेंट को पेन हो रही थी, पेशेंट को, ठीक है, पस ही डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। और जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रही थी पेशेंट को, तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, ठीक है। बैक्टीरिया हैं तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे, लेकिन उससे पहले, ये दोनों देने से पहले हमने पेशेंट को वहाँ पे भी तो कुछ करना है ना, तो हमने पेशेंट की एयर टॉयलेट करनी होती है, एयर को साफ़ करना होता है अंदर से, ठीक है। जो गंद अंदर जमा हुआ है उसको साफ़ करना होता है। सो दिस इज़ द पिक्चर शोइंग यू द ईयर टॉयलेट, जिसमें हम सक्शन कर रहे हैं पेशेंट की अंदर जो भी गंद है उसको साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। सो आप मोपिंग कर सकते हैं, आप सक्शन कर सकते हैं, आप इस तरह से इरिगेशन करोगे पेशेंट के कान के अंदर जो है वो नॉर्मल सेलाइन ऐड करोगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का कान साफ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आप काम करोगे वो होंगे आपके होंगे मेडिकेटेड विक्स, ठीक है। मेडिकेटेड विक्स होंगे जिससे आप जो है वो अंदर रख देते हो। फिर आप ये क्या करते हो, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, ये नेट का बना हुआ मेडिकेटेड विक है, इसको आपने अंदर रख दिया, और बाहर से जो आपने स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स डालते गए, ठीक है, उसके ड्रॉप्स वगैरह डालते गए, और ऐसे होता है कि अंदर से मॉइस्ट रहता है एरिया और साफ़ सुथरा रहता है। जो पेशेंट को ख़ारिश की कंप्लेन होती है, इचिंग की कंप्लेन होती है, वो ख़त्म हो जाती है, और पेशेंट इसको अब आप उसको कहते हो कि आपने इसको 2-3 दफ़ा दिन में चेंज करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द ईयर टॉयलेट, देन you will place the ear wicks on in the patient's ear, और नेक्स्ट आप एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करोगे और एनाल्जेसिक्स से ट्रीट करोगे। दिस वाज द एक्यूट ट्रीटमेंट, ठीक है। क्रोनिक ट्रीटमेंट में हुआ ये होता है कि पेशेंट को इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, एक वो कंप्लेन होती है, दूसरी पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि उसके कान के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई होती है। क्रोनिक फेज़ होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया होता है, ठीक है। अब उसको स्वेलिंग को रोकना होता है आपने, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई होती है, उस स्वेलिंग को रोकने के लिए आप क्या दोगे पेशेंट को, इक्तामोल ग्लिसरीन दोगे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था इक्तामोल जो होता है वो आपके पास एंटीसेप्टिक होता है, और जो ग्लिसरीन होता है वो आपका जो है वो हाइग्रोस्कोपिक एक्शन होता है, वो आपके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो आप उसके लिए एडेमा के लिए आप क्या दोगे, इक्तामोल ग्लिसरीन दे दोगे। दूसरी कंप्लेन क्रोनिक फेज में पेशेंट की होती है इचिंग की, खारिश की, उसके लिए पेशेंट को आप जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह की क्रीम वगैरह दे दोगे, स्टीरॉयड की क्रीम वगैरह दे दोगे, जो पेशेंट अंदर लगाता रहेगा तो उसकी खारिश जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक केस आता है कि क्रोनिक केस में पेशेंट का जो है ना कान इतना ज़्यादा कभी कभार इतना ज़्यादा वो ब्लॉक हो गया होता है कि पूरी ईयर कनाल ही जो है ना ब्लॉक हो जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना होता है, आपने पेशेंट की फिर सर्जरी के थ्रू सारी अंदर से सफाई करनी होती है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है केस था डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना का, जिसमें इस तरह से हमने उसको ट्रीट किया।
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे डिज़ीज़, ठीक है, वो है हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये देखिए मैंने आपको ये ट्रीटमेंट वगैरह बता दिया कि एक्यूट केस में आप एयर टॉयलेट करोगे, मेडिकेटेड विक्स करोगे यूज़, और एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स के थ्रू पेशेंट को ठीक करोगे। क्रोनिक फेस में 2 कंप्लेंट्स को ठीक करोगे, स्वेलिंग को और इचिंग को। स्वेलिंग के लिए आप जो है वो एक एमोक्सिसिलिन दे देते हो, और इचिंग के लिए आप उसको जो है वो एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो दे देते हो, ठीक है। एंटीबायोटिक क्रीम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए दे देते हो तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट की स्टेनोसिस हो गई है, सारी ईयर किनार ब्लॉक हो गई है, तो आप सर्जिकली एक्सिजन देते हो और उससे आप जो है वो ड्रिलिंग के थ्रू उसको साफ़ करते हो, ठीक है। सो अभी तक हमने जो इन्फेक्टिव ग्रुप में बैक्टीरियल में क्या पढ़ लिया, हमने लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना पढ़ लिया जिसमें हमने फ्रंकल पढ़ा, स्टेफ ऑरियस कॉज कर रहा था। फिर हमने डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना पढ़ा जिसमें हमारे बहुत से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हुए थे और उसने सारे हमारे कान को इन्वॉल्व कर लिया था। अब जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के नाम से सबसे पहले आपको समझ आ रही है कि इसमें हमारे पास मैलिग्नेंट केस होगा, मीन्स दैट कि इन्फेक्शन जो है वो एक जगह नहीं रहेगा, अब जो है आपको तंग करेगा, अब आपके जगह जगह पे स्प्रेड करेगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो याद रखना है कि हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, ठीक है, डायबिटिक्स होते हैं, या वो लोग जो इम्यूनोसप्रेशंस ले रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, उनके अंदर जो है सूडोमोनास इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि बूढ़ा होता है बंदा, डायबिटिक होता है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा होता है, तो सूडोमोनास फ़ायदा उठा लेता है और आ जाता है हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रही होती है, पेशेंट के कान के अंदर ग्रेनुलेशंस बने होते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो में आपके पास जो है यही चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ें आती हैं, वो कहते हैं एल्डरली डायबिटिक पेशेंट है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन थी, हमने जो है उसकी कान के अंदर देखा तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बना हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास सिनेरियो में वो आता है, वो होता है कि हमारे पास फेशियल नर्व पैरालिसिस हुई होती है। होता क्या है कि जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो इस वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो कान के अंदर नहीं रहता, सिर्फ वो स्प्रेड करता है, ठीक है। स्प्रेड कैसे करता है वो बता देती हूँ। ये पेशेंट का कान है, ठीक है, यहाँ पे ईयर कैनाल में उसको सूडोमोनास का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ स्प्रेड कर सकता है, वो अगर मीडियली जाएगा तो मिडल एयर को इन्वॉल्व करेगा, अगर वो सुपीरियर जाएगा तो हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, वहाँ पे हमारी फेशियल नर्व की पैरालिसिस कॉज करेगा। अगर वो आगे आएगा एंटीरियरली तो हमारे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा। अगर वो बैकवर्ड जाएगा तो हमारे मैस्टॉइड प्रोसेस को इन्वॉल्व करेगा, वहाँ पे मैस्टोइडाइटिस करवाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास पेशेंट की जो है वो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की होती है। फ्रंकल आपको जस्ट इधर पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, फॉलिकल्स का इन्फेक्शन था, ठीक है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में आपका ईयर ड्रम इन्वॉल्व हो गया था ज़्यादा से ज़्यादा, और पिना इन्वॉल्व हो गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ईयर कैनाल बंद हो गई थी, इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं था। मैलिग्नेंट में आपका सारा ऊपर ब्रेन, आगे हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, फेशियल नर्व, हमारी मिडल एयर, हमारा पीछे मैस्टॉइड, सारा कुछ इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। सो ये आपके पास जो है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के कान, पेशेंट के कान का मामला है जिसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू हमें मिल रहा है, ठीक है। पेशेंट को फेशियल नर्व पैरालिसिस हुई होगी, ठीक है, इस तरह से उसका फेस होगा। आपको पता है फेशियल नर्व पैरालिसिस का पेशेंट कैसा होता है, पेशेंट ऐसा होगा, एल्डरली होगा, बूढ़ा बाबा होगा, ठीक है, और डायबिटिक होगा, ये आपको पता चल रहा है इसे डायबिटिक है। सो ये आपको पिक्चर्स ऐड करवाई हैं ताकि आपको याद रहे कि एल्डरली लोग हैं, डायबिटिक हैं, उनको फेशियल नर्व पैरालिसिस हुई होगी, साथ में हो भी हो सकती है अगर वो ज़्यादा इन्फेक्शन जो स्प्रेड करेगा तब होगी, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा हमें। उसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ऐसे पेशेंट्स की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसे हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की एज चेक करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको, मतलब सारी हिस्ट्री लेंगे ना, डायबिटिक है तो इस सारी हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, उसके उसके पहले फेस को एग्जामिन करेंगे कि फेशियल नर्व पैरालिसिस तो नहीं हुई हुई वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद जी हम उसकी डायबिटीज़ को चेक करेंगे। डायबिटीज़ के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हो, HbA1c चेक करवाते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसकी कौन से टेस्ट करवा सकते हो, आप उसके कान का कल्चर ले सकते हो, ठीक है, ईयर स्वैप कल्चर लोगे और डिटेक्ट करोगे कि वाकई सूडोमोनास बैक्टीरिया ही है, ठीक है, कि मैंने एंटीबायोटिक देनी है तो मैं गलत एंटीबायोटिक ना स्टार्ट करवा दूँ, तो आप कल्चर करवाओगे, ठीक है। और आप क्या करवाओगे, आप मैलिग्नेंसी को डिटेक्ट करोगे, उसके लिए आप जो है वो बायोप्सी लोगे, टिश्यू बायोप्सी करवाओगे, कि क्योंकि आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो आपको लग सकता है कि ये कुछ हमारे पास मैलिग्नेंसी तो नहीं हुई हुई, ठीक है, तो उसके लिए आप वो करवा सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन
और आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस या आपके हमने जो हेडिंग्स में लिखनी होती हैं, इसकी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास बहुत ज़्यादा यूक्यू में आता है, तो आप इसको हेडिंग में लिखोगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। फर्दर हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस के बाद रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास सीटी स्कैन आता है, आपके पास गैलियम 67 आता है और आपके पास टेक्नीशियम 99 आता है, ठीक है। अब जो गैलियम 67 होता है ना, ये आपकी सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए होता है और टेक्नीशियम 99 बोन स्कैन होता है, जो आपके बोन को स्कैन करता है, ठीक है। इन दोनों में से अगर पूछा जाए कौन सा अच्छा होता है, तो हमारा गैलियम 67 ज़्यादा अच्छा होता है डायग्नोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि जो टेक्नीशियम 99 होता है ना, वो 1 साल तक पॉजिटिव रिजल्ट देता रहता है, तो इस वजह से गैलियम 67 सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पेशेंट को डायबिटीज़ है कंट्रोल करवा देंगे, टॉयलेट करवा देंगे, जो मैंने आपको बताया कैसे करवाते हैं। हम एंटीबायोटिक्स देंगे, कौन सी देंगे? जो कि हमारे सुडोमोनास को कवर कर रही हो, और आपने इनके नाम याद रखने हैं। जेंटामाइसिन है, थर्ड जनरेशन हमारे पास सेफ्लोस्पोरिन्स हैं। जेंटामाइसिन आपने टिकारसलीन के साथ देनी है, आईवी देनी है, ठीक है, और 6 टू 8 वीक्स के लिए देनी है, ये भी आपने लिखना है। और क्विनोलॉन्स देंगे आप, ठीक है। और फाइनली जो है आप ये सब कुछ देंगे, मीन्स दैट यू विल एक्चुअली कॉल द पेशेंट, से द पेशेंट टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये टॉयलेट करोगे, और थर्डली आप एंटीबायोटिक्स दोगे, जो कि आपने 6 टू 8 वीक्स के लिए देनी है। उसमें आपने जेंटामाइसिन टिकारसलीन के साथ आईवी दे देनी है, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स देनी है, क्विनोलॉन्स देनी है। इसके पास पेपर्स हम नेक्स्ट से जो है ना वो साथ कर लेते हैं उसके, ठीक है।